Good morning, dear students. Welcome to Pramar Academy, your own learning channel where learning is fun. Today, we will start chapter number 7 of class 10th Geography, Lifeline and Indian Economy. So, let's start. In this chapter, we will cover following topics. Like, first of all, we will study with the topic transportation. What is transportation? Why we need a good transportation system. Then we will cover the topic communication system of a country, and then trade, and then tourism. So just bring your copy and pen and we will start now. Okay, if we moving to our first slide, we will see the transportation. What do you mean by transportation? Bacha party, what do you mean by transportation? Just take your copy and write down. Transportation is something when we transfer goods and service from the place of supply to the place of demand. जब हम किसी भी वस्तु का, वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, सामान कुछ भी हो सकता है, जब हम किसी वस्तु का ट्रांसफर करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से उसकी सप्लाई स्टार्ट होती है, प्लेस ऑफ डिमांड, जहां पर उसकी डिमांड है, जब हम उस डिमांड तक उस चीज को पहुंचाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है. तो मींस ट्रांसपोर्टेशन इज अ सिस्टम इन विच वी ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई टू द प्लेस ऑफ डिमांड. And now we will cover the following things. Means of transportation की बात करें, we have land, water and air transport. Today in the first session of this video, we will cover the land transportation. Bring your copy and write down. We will study roadways, railways and pipeline. हम इस चैप्टर में अब आगे करेंगे रोडवेज के बारे में, रेलवेज के बारे में एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. मूविंग अहेड, अगर हम देखें सबसे पहले, first of all we will study what are the various importance of transportation. ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, why we need a good transportation system in India. बच्चा पार्टी आप बोलो कि why do we need a good transportation system in India. Not only India, in anywhere of the country, कहीं पर भी एक good transportation system का होना क्यों जरूरी है. So first of all, the first point, transportation is very much important to make raw material available to the producer or manufacturer. Means ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हम कच्चे माल को जो उत्पादन कर रहा, जो मैन्युफैक्चर कर रहा, जो प्रोड्यूस कर रहा, हम उस तक पहुंचा सकते हैं. नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट वेरी लो कॉस्ट. हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन को लो कॉस्ट में बनाने के लिए, अगर किसी भी प्रोडक्शन का जिसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा, उसको कम करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन, एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मूविंग अहेड, मेक्स गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर एंड द कस्टमर. जितने भी उपभोक्ता हैं, आप और हम जैसे जो कंज्यूमर हैं, हम जैसे कंज्यूमर को कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, कोई भी वस्तु तब ही पहुंचती है व्हेन वी हैव अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. नेक्स्ट, टू हेल्प इन द लेबर मोबिलिटी. अगर हम बात करें माइग्रेशन, लेबर मोबिलिटी में हम माइग्रेशन कहेंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, फॉर एजुकेशन, विच ऑलवेज हेल्प विद द ट्रांसपोर्टेशन. हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होते हैं. हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. जॉब अपॉर्चुनिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एवरी इकोनॉमिक. फॉर दैट transportation system help in the creating job opportunity. If we talk about Indian Railway, अगर हम Indian Railway का एग्जाम लेते हैं, Indian Railway creates more than 1200 lakh job per year. आप देखोगे जो इंडियन रेलवे में जॉब है, लोग जो वर्क फोर्स है, वो नियर बाय 12 लाख पीपल वर्क कर रहे हैं इस एट पर्टिकुलर टाइम, विच मेक्स इंडिया एज अ रेलवे डिपार्टमेंट एज द लार्जेस्ट मैग्मा टू क्रिएट जॉब. आप देखो कि अकेला डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, मोर देन 12 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा है. तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा कहते हैं सेक्टर बन चुका है. आप राजस्थान में जाओगे, राजस्थान रोडवे इज द बिगेस्ट मैग्मा इन द राजस्थान. इफ यू गो तमिलनाडु, तमिलनाडु का सबसे बड़ा जो अर्निंग का सोर्स है वो तमिलनाडु रोडवेज ट्रांसपोर्ट है. तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, नॉट ओनली इट्स अ जॉब अपॉर्चुनिटी, इट इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग टू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. मूविंग अहेड, टू इनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जिस कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, ऑफकोर्स सी बात है, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी हाई होगा. Moving ahead, help during emergency and natural calamity. In case of any flood, in case of any natural disaster, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स द थिंग्स वेरी इजी. अब जब तक हमारे पास एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं होगा, तब तक हम उस नेचुरल क्लाइमेट, उस नेचुरल डिजास्टर वाले प्लेस में पहुंच ही नहीं पाएंगे. हम रिलीफ, जो भी हमें जो रिलीफ पहुंचानी है वहां पर, वो रिलीफ हम कभी पहुंचा ही नहीं पाएंगे. फॉर दैट वी नीड अ गुड कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन.
हेल्प इन ब्रिंगिंग नेशन टुगेदर। अब कौन सी बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर की बात करें, जब तक हमारे पास एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा कभी भी हम एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। चाहे आज तमिलनाडु के बंदे को राजस्थान में आने का मौका मिला है या राजस्थान के बंदे को वेस्ट बंगाल में जाने को मिला, ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू। मूविंग अहेड, अगर हम आगे बात करें, हम रोडवेज की बात करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम करेंगे रोडवेज। व्हाई डू वी नीड अ रोडवेज, हमें रोडवेज की बात क्यों चाहिए, हमें रोड वे को इस्तेमाल क्यों करना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोडवेज की थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, द फर्स्ट रोड वाज बिल्ड बाय द शेषासुरी इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में महाराजा शेषासुरी जो मुगल रूलर थे, उन्होंने फर्स्ट रोड नेटवर्क बिछाया था पेशावर टू चिटगांव वेस्ट बंगाल। हम इसको थोड़ा सा मैप में शो करके दिखाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, जस्ट ओपन योर कॉपीज, यस, just open your copy and draw a map of India. Okay, yes, if you draw a map of India you will find where is it is. Beta, just draw a map of India in your fair copy and we will discuss where is Peshawar and where is the Chittagaon. ओके, पेशावर इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पेशावर एक शहर है। पेशावर से एक रोड निकलती थी, एक रोड नेटवर्क निकाला गया था शेषासुरी द्वारा। ये 15th सेंचुरी में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे एक ही कंट्री था। लेकिन अब आफ्टर 1947 इंडिया का पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान एक अलग नेशन बन गया। पेशावर यहाँ पर है। पेशावर से एक सड़क निकलती थी, एक रोड बनाया था अमृतसर के थ्रू दिल्ली को कनेक्ट करते हुए, लखनऊ कानपुर से होते हुए, कलकत्ता को होते हुए ये जाती थी पाकिस्तान। ये बांग्लादेश के एक शहर है चिटगांव, एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी पाकिस्तान में, बांग्लादेश का जो चिटगांव है ये पोर्ट सिटी है, इसको कनेक्ट करता है। इस रोड का नाम है, जो आज प्रेजेंट में इसको हम कहते हैं जीटी रोड। कौन सा रोड कहते हैं? जीटी रोड। इसका एक वन मोर नेम, इसको एक और नाम से भी पूछा कहते पहचाना जाता है, और वो है आपका शेषासुरी मार्ग। शेषासुरी मार्ग बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय द महाराजा शेषार। सो मूविंग अहेड, हम अगर स्लाइड की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो हम देखेंगे आगे। यस, ओके, यस, अ नंबर ऑफ रोड वाज built during the Mughal rulers. Sheshasuri built the Grand Trunk Road, which is known as the Sheshasuri Marg, connecting Chittagaon of Bangladesh to Peshawar in Pakistan. जो पेशावर से पेशावर के पाकिस्तान को चिटगांव और बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। नाउ अब इस रोड पे टोटल कंट्रोल जो है इंडियन गवर्नमेंट का। अब ये रोड पंजाब के अमृतसर सिटी से लेके वेस्ट बंगाल के कलकत्ता सिटी को कनेक्ट करता है। Moving ahead, अगर if we talk about the length of the road, India has 2.3 million kilometer of road network, which makes India as one of the largest roadway network country in the world. Moving ahead, अगर हम इससे आगे बढ़े, we have a different kind of roadway network in India. The types of roadway we have, the first one is national highway. National highway connects one state from another state. एक स्टेट को, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करती है नेशनल हाईवे। इंडिया हैज about 65,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे। आज एट प्रेजेंट वी हैव मोर देन 65। ये जो डाटा है बेटा, ये 2004 का है। आपके बुक्स में ये वेरी करेगा, अलग अलग बुक में, जैसे जैसे आपने ज्योग्राफी की बुक ली होगी 10th क्लास की, आपको उसमें फिगर अलग रहेगा। और हर रोज एक न्यू रोड क्रिएट होता है। सरकार, गवर्नमेंट हर रोज एक नई सड़कें बनाती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली फिगर है, फिगर में भी चेंज फ्रॉम द बुक टू बुक। अगर आप अलग अलग पब्लिशर्स की बुक लोगे तो आपको अलग अलग फिगर मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली इंडिया हैज 65,000 kilometer of national highways, which is nearby 2% of the total road network of India. इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क का 2% है, and which have the traffic of 40% of the total movement of goods and services. जो टोटल गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट है वो 40% जो है वो नेशनल हाईवे के थ्रू कैरी आउट होता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें कि ये कौन सी डिपार्टमेंट है जो नेशनल हाईवे को बनाता है, the national highway has been constructed by National Highway Authority of India, which is a autonomous body under Ministry of Transport, Government of India. भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत एक संस्था आती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है
रोड को कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना। ओके, गॉट माय पॉइंट। अब इससे क्वेश्चन जीके का रेज होता है, हु इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? तो आंसर इज 5 4 3 2 1। यस, द करेक्ट आंसर इज नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें स्टेट हाईवेज की, स्टेट हाईवेज की बात करें, इसका मेंटेनेंस, इसका रखरखाव, इसका सारा जो खर्चा है वो कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। मेंटेनेंस का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट करता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड, ये इसलिए बनाया गया ताकि they can connect the state by the nearby districts। जितने भी nearby डिस्ट्रिक्ट हैं उनको स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करने के लिए स्टेट हाईवे बनाया गया है, और इसका जो भी रख रखाव है, जो मेंटेनेंस है, वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको एक मैं डिफरेंस बताता हूं, नेशनल हाईवेज में जितने भी टोल नाका है, जितने भी टोल टैक्सेस हैं, जहां पर आप टैक्स पे करते हो, अपनी व्हीकल लेके जाते हो, तो नेशनल हाईवे पे जो भी टैक्स है वो कलेक्ट करती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जबकि हम स्टेट हाईवेज की बात करें, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, जो भी टोल नाका कलेक्ट होता है, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। मूविंग अहेड, वी हैव अ विलेज रोड। अगर हम विलेज रोड की बात करें, विलेज रोड आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट द विलेज बाय द नियर बाय सिटी। गांव के छोटे छोटे गांव को पास के बड़े शहरों से, तहसील से और डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम विलेज रोड का इस्टेब्लिश करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक स्कीम चलाई थी, ग्रामीण सड़क योजना। ग्रामीण सड़क योजना का मेन पर्पस ये था कि ग्राम को आपके नियर बाय जो सिटीज हैं उनके साथ जोड़ा जाए। मूविंग अहेड, वी हैव अ बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड का इंपॉर्टेंस एक अलग ही है। बॉर्डर रोड आर क्रिएटेड टू कनेक्ट द बॉर्डर एरिया विद द मिलिट्री बेस। जितने भी मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस से बॉर्डर एरिया को तुरंत से तुरंत कनेक्ट किया जाता है, ताकि इन द वॉर टाइम, वॉर के टाइम पे जो भी वट एवर द एड्स वी नीड, वी हैव ट्रांसपोर्ट इजिली, ताकि हम उन चीजों को इजिली ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, इसका मेंटेनेंस करती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कभी के बार अगर आप कभी ट्रैवल करोगे तो आपने देखा होगा एक सिंबल बना होगा, जिस तरह अगर बॉर्डर वाले एरिया में आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आपको ऐसा सिंबल मिलेगा। ये इनका सिंबल है बॉर्डर रोड, ये ब्लू कलर का होगा, ये इसके नीचे लिखा होगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, विच कंट्रोल बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंतर्गत ग्रिप एक डिपार्टमेंट है, वो इस पे रख रखाव करती है इस रोडवेज का। गॉट माय पॉइंट बेटा? जस्ट राइट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स एंड हैव अ स्क्रीनशॉट फॉर बेटर लर्निंग। Okay, now moving ahead. Yes, now in India we have a new type of roadways which is called express highway. Express highway, आपने सुना ही होगा express highway. These are 6-lane roads. 6-lane roads. अगर हम बात करें कि ये इतने फेमस क्यों हैं, हमारे इंडिया में अभी जो कंस्ट्रक्शन है एक्सप्रेस वेज का बहुत ही कम है, लेकिन वी आर गेटिंग इंप्रूविंग डे बाय डे। हम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे नेशनल एक्सप्रेस हाईवेज है, जिसका मेन पर्पज है रोड में ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को इंक्रीज करना और गुड्स एंड सर्विस को जहां पर डिमांड है जल्दी से जल्दी पहुंचाना। दे आर हाईवेज ऑफ 4 to 6 lanes। हम बात करेंगे 4 to 6 lanes की। फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस फास्टेस्ट मूविंग, लॉन्ग डिस्टेंस और फास्टेस्ट मूविंग, ताकि जल्द से जल्द हम अपने साधन को, अपने सामान को, अपने वस्तु को, गुड्स एंड सर्विस को पहुंचा सकें बिटवीन वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर पार्ट। ओके, द expressway national highway, about 14,846 kilometer of national highway will be constructed in 1999 to 2007। अगर हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करें 1999 से लेकर 2007 के बीच में हमारे पास नियर बाय 14,846 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे हमने कंस्ट्रक्ट किया था। These roads are named as Golden Quadrilateral, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेटर्स। अगर हम बात करें जो 4 इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेस हाईवेज इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका मेन पर्पस है गुड्स एंड सर्विस को फास्टेस्ट मूविंग करना, तो ये हमारे पास इंडिया में आता है। सबसे पहला आता है गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, विच कनेक्ट द फोर मेजर cities of India, Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, which is approximately 5,846 kilometers. And the second one is north south and east west coordinator, which connects Srinagar to Kanyakumari and Silchar to Porbandar with 7,300 kilometer area. Okay, now we will study this in a map. Okay, just wait for a minute beta. Yes, you can take screenshot of this for better learning. Okay, moving ahead, if it अगर हम मैप में इसको लोकेट करें, just wait for a minute. Yes, okay.
Yes, okay. First of all, we will see first of all we will study about the golden quadrilateral Swarnim Chaturburg, which connects from Delhi to Mumbai via Agra, Jaipur, Bharatpur, Savai Madhopur, Nimich to Mumbai, and then Mumbai to via Pune, Bangalore, Chennai, and then Chennai to Vishakhapatnam via Vishakhapatnam, Bhubaneswar, Calcutta, and then Calcutta to दिल्ली अगेन दिस फिगर इज एज लाइक अ क्वाड्रिलेटर तो इसीलिए इसका नाम रखा है गोल्डन क्वाड्रिलेटर रोड डी फॉर दिल्ली सेकंड पॉइंट एम फॉर मुंबई सी फॉर चेन्नई एंड के फॉर कोलकाता this road connects the four major towns of four major metro cities of India. Now if we talk about the north south quadrilateral, नॉर्थ साउथ क्वाड्रिलेटर की बात करें वैसे तो आपके बुक में लिखा होगा श्रीनगर टू कन्याकुमारी एक्चुअली में दिस रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम उरी उरी इफ यू टेक अ पॉइंट उरी URI अ बॉर्डर एरिया उरी टू श्रीनगर देन इट कम्स फ्रॉम दिल्ली टू आगरा टू बैतूल भोपाल टू विजयवाड़ा बेंगलोर टू Kanyakumari. This is the longest roadway of India, which has now renamed as NH45, National Highway 45, connecting Srinagar to Kanyakumari. If we talk about this road is also known as North-South Quadrilateral. North-South Quadrilateral. Moving ahead, if we talk about East-West Quadrilateral from west, yes. We have a city Porbandar, a port city Porbandar, which connect the city in Tripura, Silchar. Okay, from Porbandar to Silchar, it connect the cities from Gujarat, Porbandar to Silchar in West Tripura. So this road is known as East-West Quadrilateral. Moving ahead, if we go to the slide now, yes. Okay, yes. Okay, now we have another roads. A road with a length of 1157 km connect 10 major ports, namely Kandla, Jawaharlal Nehru, Margoma, Tuticorin, Chennai, Ennore, Visakhapatnam, Porbandar. All these nation highway are based on the concept of building, operation and transfer India, BOT, build, operate and transfer. मींस ऐसा रोड का बिल्ड कर रहा है जो पूरे इंडिया को ट्रांसफर करे, इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफर करे और न्यू नेशन को इस्टेब्लिश करे. मूविंग अहेड, इफ यू टॉक अबाउट द मैप, अगर हम मैप में इनको लोकेट करें, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, दिस इज from Srinagar to Kanyakumari, this is National Highway 45 or you may call it this North South Quadrilateral. If we talk about Porbandar to Silchar, this is East West Quadrilateral. If we talk about the Golden Quadrilateral, this road is known as the Golden Quadrilateral, which connect the four major cities of India and makes a figure like a quadrilateral. Okay, got my point, beta? Yes. Just take a screenshot of this for the better learning experience. Yes, very good. Moving ahead, now we will study about railway. If we talk about the railway, India has three types of railway tracks in India. Now we will discuss about the types of tracks. First of all, we have broad gauge, then middle gauge and narrow gauge. अब आप पूछोगे सर ये ब्रॉड गेज क्या होता है, मीटर गेज क्या होता है और नैरो गेज क्या होता है. हमने तो सर रेलवे ट्रैक से देखा है, रेल देखा है, हमने तो ये अलग अलग नाम तो कभी सुना नहीं है. तो हम इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू. यस, ओके. इफ यू टेक, अगर आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, बच्चों आप में से किस किस बच्चों ने रेलवे ट्रैक देखा हुआ है? यस, वेरी गुड. इफ इट, अगर हमने रेलवे ट्रैक देखा तो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के बीच में, आपने कभी ये रेलवे ट्रैक्स देखा बेटा? ओके, रेलवे ट्रैक इज समथिंग लाइक दिस. मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आपने एक अच्छी पेंटिंग बनानी है और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है. अगर आप देखोगे रेलवे ट्रैक्स के बीच में ये डिस्टेंस होता है, आपने रेलवे ट्रैक्स ऐसे ही देखा होगा, ये रेलवे ट्रैक्स होगा.
जो इनके बीच में डिफरेंस होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रैक्स, ये ट्रैक्स और इस ट्रैक्स के बीच में जो गैप होता है, इस गैप के आधार पर, इस गैप के बेस पे हमने रेलवे को 3 गेज में बांटा हुआ है। द फर्स्ट वन, अगर हम देखें जो फर्स्ट वन है 1.6 मीटर का जो गैप होता है, इसको हम कहते हैं ब्रॉड गेज। कौन सा गेज कहते हैं? ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। ओके, द सेकंड, अगर यही रेलवे ट्रैक देखेंगे, अगर हम ऐसे देखेंगे, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ये थोड़ा कम हो जाता है, ये डिस्टेंस होता है नियर बाय 1 मीटर। ये इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 मीटर का होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मीटर गेज, मीटर गेज। अगर हम थर्ड ट्रैक की बात करें, बिल्कुल छोटा सा एकदम ट्रैक जो होता है बिल्कुल पतला सा होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, नियर बाय 0.8 मीटर, और इसको हम कहते हैं नैरो गेज, NARROWGAUGE गेज, नैरो गेज। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू ट्रैक, दोनों ट्रैक के बीच में, दोनों ही जो पटरियां होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट we classify railway into 3 category: broad gauge, meter gauge, narrow gauge। अब आप पूछोगे सर इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि आपने जो मैक्सिमम जो इंडिया में रेलवे नेटवर्क देखोगा, आपने ब्रॉड गेज देखोगा। अगर आप शिमला कभी ट्रैवल करते हो, कभी आप कालका से शिमला के बीच में ट्रैवल करोगे तो आपको वहां पर मीटर गेज मिलेगा। अगर आप दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में टूरिस्ट प्लेस है, अगर आप वहां पर जाओगे, या तमिलनाडु के अगर आप नीलगिरी हिल या ऊटी में जाओगे, वहां पर आपको मिलेगा मीटर गेज, जिसको हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं, जो बहुत छोटी सी होती है। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम अब चलते हैं टॉपिक्स की तरफ, अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। यस आप देख रहे हो हमारे पास 2 पिक्चर है, ये जो ट्रैक्स के बीच में मैंने डिस्टेंस बताया आपको, सपोज, जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा। यस, वेरी गुड, यस वेरी गुड, यस ओके। द डिस्टेंस, ये जो 2 ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं, अलग अलग हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यस ओके। ये जो 2 ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। आपने देखा होगा ये एक इलेक्ट्रिफाइड इंजन है और एक ब्रॉड गेज लाइन में ही चल रही है। एक दूसरी तरफ देखोगे छोटी सी ट्रेन है, बड़ी सुंदर सी ट्रेन है जो हिल स्टेशन में चल रही है, इसको हम कहते हैं मीटर गेज ट्रेन। ओके, गॉट माई पॉइंट बेटा? यस ओके। मूविंग अहेड, अगर हम रेलवे की बात करें, यस ओके, यस रेलवे के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंस फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्लीट एंड पैसेंजर इन इंडिया। चाहे माल हो, चाहे आपका क्या कहते हैं पैसेंजर हो, दोनों ही सामान वस्तु के ट्रांसपोर्ट के लिए और पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास है वो रेलवे। इंडिया में सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसपोर्ट हम रेलवे के थ्रू ही करते हैं, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी रेलवे है, कारण cheap mode of the transport and it connect one place to another place in very far as compared to the roadways. Railway also make it possible to connect multi-factors activities like business, trading, pilgrims and transportations of goods and service over a long distance। अब आप देखोगे सिर्फ पीपल को ही नहीं, ये हमारे पोर्ट सिटीज को, पिलग्रम सिटीज को, बिजनेस सिटीज को, मार्केट प्लेस को बड़े फास्टेस्ट तरीके से कनेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेलवे हैज बीन अ ग्रेट इंटीग्रेट फोर्स फ्रॉम मोर देन 150 ईयर। अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें, इंडियन एयरवे दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट रेलवे में से एक है। इंडिया में सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक्स बनी थी वो बनी थी 1853 में। एक रेलवे लाइन बनी थी 1853 में मुंबई जो उस टाइम पे थी बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे टू पास में एक छोटा सा सिटी है थाना, THANA, विच इज अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर। जो फर्स्ट रेल ट्रेन थी वो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के 72 ऑफिसर्स लोगों ने ट्रेवल करा था। ओके, गॉट माय पॉइंट। और तब से लेके अब तक लोग इसमें पैसेंजर ट्रेवल करते ही जा रहे हैं, विच मेक्स इंडिया एज वन ऑफ द लार्जेस्ट और लीडिंग रेलवे नेटवर्क कंट्री इन इंडिया। Moving ahead, railway in India bind the economical life of countries as well as the extension of development industries and agriculture। इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करती है, बाइंड करती है, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन हो, चाहे वो हमारा मार्केट हो, चाहे वो हमारे इकोनॉमिकल लाइफ हो, हर जगह पर रेलवे का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम रेलवे नेटवर्क की बात करें, रेलवे नेटवर्क, द इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7,031 stations spreading all over the leading route and having 63,221
kilometer of the total railway network, which is approximately the world second, the Asia's second largest railway network and the sixth largest railway network in the world. Moving ahead, Indian Railway has been further classified into the 16 division और 16 जोन. इंडियन रेलवे को हमने 16 जोन में क्लासिफाई किया, डिवाइड किया हुआ है. अगर हम नॉर्दर्न जोन की बात करें तो हमारे पास दिल्ली है, जो दिल्ली है हमारा नॉर्थर्न जोन का हेडक्वार्टर्स है. लाइक जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, हम साथ साथ मैप में इसको एलोकेट भी कर लेंगे ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, वेरी गुड. यस बच्चा बाटी, आपने साथ साथ मैप में भी इसको लोकेट करना है. नॉर्दर्न जोन, जो नॉर्दर्न जोन उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में. जितना भी नॉर्थ इंडियन का रेलवे उसका सारा मॉनिटरिंग दिल्ली हेडक्वार्टर से होता है. ओके, सेकंड वन इज आप करेंगे, फिर नॉर्थ के बाद सीधा हम साउथर्न चले जाते हैं. साउथ में चेन्नई सेंट्रल स्टेशन को कहते हैं हेडक्वार्टर बनाया है साउथर्न जोन का. अगर हम ईस्ट जोन की बात करें तो ईस्ट जोन में आपके पास है कोलकाता में है हुबली. आपका जो कोलकाता में हावड़ा स्टेशन है वो पूरा कंट्रोल करता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड के रेलवे को. अगर वेस्ट साइड की बात करें, हमारे पास वेस्ट साइड में मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और जो सेंट्रल रेलवे है मुंबई टर्मिनल, जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है वो कनेक्ट करता है, वो मॉनिटर करता है पूरे रेलवे नेटवर्क को नॉर्थ ईस्ट के. इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर, नॉर्थ वेस्ट में जयपुर, साउथ वेस्ट में कोलकाता, साउथ ईस्टर्न में हुबली. अब बेटा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कोलकाता दो बार लिखा है. आप ये कहोगे सर कोलकाता दो बार लिखा है, हाउ एक ही स्टेशन दो जगह को कैसे कनेक्ट मॉनिटर करता है? यहाँ पर कोलकाता का हावड़ा स्टेशन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता नॉर्मल, कोलकाता जंक्शन. सेम यहाँ पर मुंबई है और मुंबई दो बार मुंबई है. यहाँ पर मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है और यहाँ पर रहेगा मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो इसको हैंडल करता है. उसके बाद साउथ वेस्ट का हुबली, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद, ईस्टर्न सेंट्रल का हाजीपुर, वेस्टर्न सेंट्रल का जबलपुर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का गुवाहाटी, साउथ ईस्टर्न का बिलासपुर, ईस्टर्न सेंट्रल का भुवनेश्वर एंड लास्ट कोलकाता मेट्रो, जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो है उसको मॉनिटर करता है कोलकाता मेट्रो. ओके, तो ये इंडिया के 16 जोन है जो इंडियन रेलवे को मैनेज करता है. सारा जो नेटवर्क है, कितना ट्रैक का इंप्रूवमेंट है, कौन सी ट्रेन कहां पर चले, इस जोनों में डिवाइड किया गया. फर्दर इन जोन्स को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया. ओके, मूविंग अहेड, अगर हम नेक्स्ट चले, यस ये आपके पास एक माइंड मैप बना हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस. ओके, इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 16 zones. The distribution of railway network in a country has been largely influenced by the physiography, economical and administration factor. अगर आप इंडियन रेलवे की बात करेंगे, इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो सबसे पहले हमारे रिलीफ फीचर लैंड पे फोकस करता है, क्योंकि जिस प्रकार का लैंड जहां पर होगा उस जगह पर रेलवे नेटवर्क उतना ही ज्यादा होगा. अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की या आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स की बात करें, वहां पर हमारा रेलवे नेटवर्क इतना डेवलप नहीं हो सका क्योंकि माउंटेन और हिल रीजन के कारण वहां पर हम इतनी अच्छी तरह से करवा नहीं पाए. The northern plain with the vast level of land, high population density and rich agricultural resource provide the most favorable condition for the railway. अगर हम northern plain की बात करें, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, साउथ इंडिया की अगर बात करें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स में आपको रेलवे नेटवर्क बहुत स्ट्रांग मिलेगा, बहुत हाई मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे वो स्टेट्स है जहाँ पर पॉपुलेशन भी अच्छी है और रिसोर्स भी अच्छे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी है, ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर रेलवे नेटवर्क भी हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग है. अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारे पास हिल एरिया, अगर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हम सिक्किम या नॉर्थ ईस्टर्न के 7 सिस्टर स्टेट्स की बात करें, तो वहां पर रेलवे नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है. मेन कारण है जो उसका मेंटेनेंस है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हार्ड वर्क है. बट इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल हैव द ऑल कैपेबिलिटी टू बिल्ड द रेलवे इन द फ्यूचर. हमारा फ्यूचर में शायद वहां पर भी रेलवे कनेक्ट हो जाएगा. मूविंग अहेड, यस
इफ यू टॉक अबाउट द वेरियस फैक्टर्स, हम अलग अलग फैक्टर्स की बात करेंगे, कहां पर कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो रेलवे नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में बाधाएं बनती हैं या ऑब्स्टेकल्स के रूप में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस द वाइल्ड बेड पोज सम ऑफ द ऑब्स्टेकल्स इन द हिली ट्रेंस द पेनिनसुलर रीजन्स रेलवे ट्रैक्स आर लीड टू ग्रो अ लो हिल गैप और टनल। अगर आप बात करोगे जहां जहां पर बड़े बड़े मेजर रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर ब्रिज बनाने का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजेस है। अगर हम माउंटेन या हिल स्टेशन की बात करें, वहां पर रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। इसके अलावा जगह जगह पर आप देखोगे गैप मेंटेन कर, गैप बनाना। इसके अलावा सेकंड अनदर थिंग्स, आप माउंटेन्स के बीच में आप देखोगे टनल्स बनाना, एक बहुत बड़ा कहते हैं रिस्की काम होता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी हम कंसर्न करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे पास रेलवे का जो डेवलपमेंट है वो हिल स्टेशन में बहुत कम है। अगर हम करें हिमालयन रीजन की, वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन, हिमालयन रीजन में या किसी भी माउंटेन रीजन में अनफेवरेबल कंडीशन के कारण वहां पर क्या है, जो रेलवे नेटवर्क है वो काफी कम है। अगर हम बात करें इन स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन स्टेटों में रेलवे नेटवर्क का स्ट्रांग होने का मेन कारण है क्योंकि रॉ मटेरियल वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वास्ट अमाउंट में है, तो इसीलिए वहां पर रेलवे का नेटवर्क भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। मूविंग अहेड, इट हैज faced a number of problems such as a sinking of track in some stretch and the लैंडस्लाइड। आप देखोगे जो लैंडस्लाइड है या भूस्खलन जिसको हम कहते हैं माउंटेन एरिया में, हिल एरिया में, ये एक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम के रूप में नेचुरल डिजास्टर पे किसी का जोर नहीं है। ये जो नेचुरल डिजास्टर है जिस कारण से हमारे ट्रैक्स बहुत ज्यादा खराब होते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हम माउंटेन एरिया में रेलवे नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग से नहीं करें। आज की अगर बात करें, इन जो प्रेजेंट एरिया की बात करें, इंडियन रेलवे हैज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक today the Indian railway have become the major important in our national economy, that all over the means of transportation to put together. However, the rail transport suffer from a certain types of problem. मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इंडिया में आती है, मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट। आप देखोगे हमारे देश में ज्यादातर जो ट्रैवलर्स हैं, जो ज्यादातर जो ट्रैवल कर रहे हैं रेलवे में, वो विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को एक ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा डैमेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेलवे, रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये भी इंडिया में एक बहुत बड़ा कहते स्ट्रगल है। तो एज ए वी आर द सिटीजन ऑफ नेशन, यू एंड मी, वी हैव टू टेक अ प्राइड, हमें कसम खानी है कि हमें अपने नेचुरल हमें अपने नेशनल प्रॉपर्टी को बचाना है। इवन वी हैव टू अवेयर, हमें अपने लोगों को भी अवेयर करना है कि हमें इस प्रकार की एक्टिविटी पे पूरा रोक लगाना है। बिकॉज यू आर स्टडिंग सोशल साइंस, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एक सोशल पर्सन, एक सोशल सिटीजन के रूप में उभरना है। हमें इस स्टडीज को सिर्फ स्टडी तक ही नहीं, हमें अपने डे टू डे लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर अदर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दूसरों को भी चीजों के लिए अवेयर करें। मूविंग अहेड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड इन इंडिया इज चेन पुलिंग। अगर हम चेन पुलिंग की बात करें, चलती ट्रेन से चेन की पुलिंग करके ट्रेन को रोकने का जो बहुत बड़ा कहते हैं सिस्टम इंडिया में है, ये बहुत ही लोग अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से जहां पर मन किया वहां पर चेन पुलिंग करके ट्रेन रोक दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है रेलवे नेटवर्क को चलाने के लिए। इससे टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा होता है और रेलवे पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। इस प्रकार की जो दिक्कत है, जो चेन पुलिंग की दिक्कत है, ये ज्यादातर हमारे विलेज एरियाज में या आप उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। Moving ahead, yes, beta, you can take the screenshot of this topic so it will be more easy to learn. Yes, moving ahead. Now we will study about the pipeline transportation. अगर अब आपके दिमाग में सर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का तो नाम ही हमने पहली बार सुना है, इसमें पर्सन कैसे ट्रैवल करेगा, इसमें हम ट्रैवल करेंगे तो करेंगे कैसे? अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन रेज होगा। तो लेकिन मैं बताना चाहूंगा, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। आज के तारीख में इंडिया में या किसी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का नाम एकदम आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में एक्चुअली में है क्या। The pipeline transport network is a newly arrived transportation system in the map of India, as I said. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के मैप में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एकदम न्यू एडवांस फीचर है। In the past, these were used to transport only water in the cities. अगर हम बात करें, आपसे भी अगर मैं पूछूंगा बेटा पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, तो आपको सर घर में पानी आता है पाइप के, सर वही है हमारे लिए। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमने वर्क करके इस पाइप के साइज को बड़ा कर दिया। अब हम इसमें गुड्स एंड सर्विस को करते हैं। अब आप कहोगे सर गुड्स एंड सर्विस कौन से गुड्स एंड सर्विस? गैस, पेट्रोलियम,
स्लरी, जो भी हमारे पास चीज है जो क्या कहते हैं लिक्विडेटिंग फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, हम उसको इसमें बड़े इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक एडवांस फीचर है। These are used to transport crude oil, कच्चा तेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो तरल पदार्थ है आपका लिक्विडिटी फॉर्म में उनको ट्रांसफर करने, नेचुरल गैस को हमें ट्रांसफर करने के लिए, या नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, इन सारे चीज को थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम मूविंग अहेड करते हैं। यस, वेरी गुड। अब अगर हम इंडिया की बात करें बेटा, यू कैन सी दिस पिक्चर, ये कांडला पोर्ट के यहाँ पर देखो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो कच्चा तेल, जो रॉ क्रूड ऑयल जो कहते हैं आपके गल्फ कंट्री से इंडिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसको हम ऑन द स्पॉट पाइपलाइन थ्रू के द्वारा आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के आपके मथुरा में जो रिफाइनरी है, या हरियाणा के आपके क्या पानीपत में जो रिफाइनरी है, वहां पर क्रूड ऑयल को पहुंचाया जाता है, वहां से रिफाइन करके फिल्टर करके ये आपके घरों तक पहुंचता होता है। मूविंग अहेड वी विल स्टडी अबाउट द 3 मेजर pipeline transportation of India. The first one is the from Assam to Kanpur. अगर हम पहले पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, वो असम से कानपुर को कनेक्ट करता है वाया गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद। इलाहाबाद के थ्रू ये 3 डिफरेंट प्लेस को कनेक्ट करता होता है। अगर हम मैप में देखें इस प्लेस को, ये देखो, द फर्स्ट वन इज लाइक बरूनी से लेके, ये बरूनी आपका प्लेस है, और ये आपका क्या कहते हैं असम में कानपुर से लेके असम के बीच में डिगबोई, जो यहाँ का सबसे मेजर ऑयल रिफाइनरी फील्ड है, ऑयल फील्ड है, जो मेजर ऑयल फील्ड है, यहां से कनेक्ट करता है ये नौमाता, बरूनी, कानपुर एंड हल्दिया जो है इसकी ब्रांच है। ब्रांच का होता है, सपोज बेटा पॉइंट ए है और पॉइंट ए से पॉइंट बी है, पॉइंट बी से एक हमने यहां से बी से एक नया ही ट्रैक खोल दिया, तो ये हमारा क्या होगा, ब्रांच हो जाएगा। लाइक ये आपका डिगबोई प्लेस है और ये आपका कानपुर है, इसके बीच में डिफरेंट एरियाज, इस थ्रू यहां पर हम कहते हैं पाइपलाइन के थ्रू कहते ट्रांसपोर्ट करें, लेकिन हमने इलाहाबाद से एक ब्रांच खोल दी, कहां के लिए, हल्दिया के लिए, एक ब्रांच हमने खोल दी नाकरपारा के लिए, तो इसको हम कहते हैं कि ब्रांचेस। द सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइक यस, इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड, ओके यस, हम सेकंड ब्रांच की बात करेंगे, गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, वीरग्राम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, ये कनेक्ट करता है आपके जो पोर्ट सिटी है गुजरात के कांडला को कनेक्ट करता है ये आपके जालंधर सिटीज के साथ, पंजाब के जालंधर के साथ। इसी की जो ब्रांच है वो करती है, एक आपकी मथुरा जाती है और एक पानीपत जाती है, जहां के ऑयल रिफाइनरी में जो ऑयल है, क्रूड ऑयल रिफाइन होता है, और हमारे नॉर्थ इंडिया के लगभग जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर जो पेट्रोल और डीजल पहुंचता है वो इन्हीं 2 रिफाइनरी से पहुंचता है। अगर हम मैप में देखें, इसको मैप में एलोकेट करें, तो मैप में हम देखेंगे ये रहा, सपोज ये आपका कांडला पोर्ट से आप देखेंगे कांडला पोर्ट सालिया, फिर उसके बाद ये जयपुर वाली ब्रांच, एंड देन दिस वाज लाइक मथुरा, एंड दिस वाज सोनीपत तक ये पानी जो कहते हैं ऑयल है, पेट्रोल है, ये क्रूड ऑयल जो है ये पहुंचाया जाता है। द थर्ड वन इज मूविंग अहेड, यस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, यस। अगर हम थर्ड पाइपलाइन की बात करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइपलाइन, हिजापुर, जगदीशपुर, गाजीपुर, इसको हम कहते हैं HVJ, H फॉर हिजापुर, V फॉर विजयपुर, J फॉर जगदीशपुर। ये 3 जो मेजर एरिया को उसको कनेक्ट करता है। आप देखोगे ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया हिजापुर, ए प्लेस जो है आपका गुजरात से स्टार्ट होता है, सूरत के पास एक पोर्ट है वहां से स्टार्ट होता है। सेकंड पॉइंट आ गया विजयपुर, और थर्ड पॉइंट आ गया जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, यहां तक इसको कनेक्ट करता है। इसके थ्रू हम नेचुरल गैस और ऑयल एंड पेट्रोलियम, समटाइम हम फर्टिलाइजर को भी इसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते होते हैं। ओके, मूविंग अहेड, द इंटेंशन कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइन। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट के रूप में आता है, और सेकंड जो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट फेल है, ये सिर्फ प्लेन एरिया में कामयाब है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू बनता है। Moving ahead, now we will study about waterways. Waterways is one of the most important mode of transport by which we can transport heavy and bulky goods from one place to another place. अगर हम waterways की बात करें, हम जल संसाधन की बात करें, जिसके द्वारा हम कहते हैं जल यातायात द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वाटरवेज, लाइक इनलैंड वाटरवे एंड ओवरसीज वाटरवे।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इनलैंड वाटरवेज। हम इनलैंड वाटरवेज की बात करेंगे। सपोज आप एक इमेज देखो बेटा, आपको इस इमेज में एक चीज बड़े इजीली क्लियर हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक रिवर है जिसके थ्रू क्या बोलते हैं, शिप के थ्रू जो है पैसेंजर और गुड्स को कैरी किया रहा है। वहीं पर अगर हम दूसरे इमेज की बात करेंगे, दूसरे इमेज में हमारे पास एक क्या बोलते हैं, कार्गो शिप है जो ओशियन के थ्रू एक बल्कि हैवी कंटेनर शिप है जो बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे गुड्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम आगे देखें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ क्या बोलते हैं बेनिफिट्स। ओके, सबसे बेस्ट क्या है, दिस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे चीपेस्ट मींस आप कहोगे सर आपने तो रेलवे को भी चीपेस्ट कह दिया, आप वाटरवे को भी चीपेस्ट कह रहे हो। चीपेस्ट इन द सेंस ऑफ व्हेन वी ट्रांसपोर्ट गुड्स, अगर हम माल की बात करें, गुड्स की बात करें, हम किसी आइटम की बात करें, मटेरियल की बात करें जो बहुत हैवी है और बल्कि है, उसको अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, सपोज इंडिया से हम यूएस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो बाई रोडवेज तो हम कर नहीं सकते, बाय रेलवे भी नहीं कर सकते। अगर एयरवेज के थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट करें तो इट विल कॉस्ट वेरी मोर, इसका कॉस्ट ऑफ प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। बट अगर हम वाटरवेज के थ्रू अगर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वो कम होगा, वो बच जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। सबसे भारी, जितने हैवी वस्तु होगा, जितना हैवी गुड्स होगा, उसको इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन इससे नहीं होता, पॉल्यूशन होता है, बट एज कंपेयर टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो है पॉल्यूशन जो है वो कम होता है। मूविंग अहेड, इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे पास टोटल जो कोस्टल प्लेन है इंडिया का, अगर हम टोटल कोस्टल प्लेन की बात करेंगे 7,516 किलोमीटर है, आउट ऑफ विच आपको पता है मेनलैंड से लगभग 200 किलोमीटर के बीच का सारा जो एरिया था वो इंडिया के अंडर आता है या उस पर्टिकुलर कंट्रीज के पास होता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास 14,500 किलोमीटर लंबा एक क्या कहते हैं ओशनिक चैनल है, एक ओशनिक रूट है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं अपने इंडिया के जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। मूविंग अहेड, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास 3 मेजर इनलैंड वाटरवेज है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड वाटरवे। फॉर दैट वी विल ओपन अ मैप। हम एक मैप बनाएंगे, मैप के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बेटा यू कैन ड्रॉ मैप ऑन योर कॉपी। आप अपने कॉपी में एक मैप बना लो, ड्रॉ कर लो। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, वेरी गुड बेटा। यस, वेरी गुड बेटा, ड्रॉ अ मैप इन कॉपी। यस बच्चा बाटी, यस वेरी गुड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इनलैंड वाटरवे। अगर हम इनलैंड वाटरवे की बात करेंगे, आप देखोगे हमारे इंडिया में एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसको हम जीवन दायिनी कहते हैं, लाइफ गिविंग रिवर कहते हैं, गंगा, जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, बिहार को कनेक्ट करते हैं वेस्ट बंगाल के थ्रू, अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल में ये डिस्प्यूट होते हैं। वहीं से अगर हम दूसरे रिवर की बात करें जो आपके तिब्बतन प्लेटो से निकल के चाइना के थ्रू इंडिया में क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में एक यू टर्न लेके असम में एंटर करके वेस्ट अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके असम से होते हुए ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। ठीक है, अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, व्हेन वी ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विस थ्रू रिवर वाटर, अगर हम रिवर वाटर के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट करें, सपोज आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक शिप है, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं प्रयागराज है, प्रयागराज से शिप चली, वो शिप यहाँ से चलते 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 वो हाल्दिया, यहाँ पर पोर्ट है हाल्दिया, हाल्दिया पोर्ट तक जो रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट रहा उसको हम कौन सा कहेंगे, इनलैंड। उसको हम कौन सा कहेंगे, इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम बात करेंगे ओवरसीज की, अगर हम ओवरसीज की बात करेंगे, आप देखोगे इंडिया के नॉर्थ, इंडिया के गुजरात में, वेस्टर्न पार्ट में गुजरात के पोरबंदर से आपका कोस्टल प्लेन स्टार्ट हो जाता है। यहां से पूरा जो हमारा जो एरिया है ये पूरा हमारा कोस्टल प्लेन है। अगर हम टोटल कोस्टल प्लेन की बात करें फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, वी हैव 7,516 किलोमीटर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल प्लेन, जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं नेचुरल हार्बर, नेचुरल सी पोर्ट्स भी और आर्टिफिशियल मैन मेड पोर्ट्स भी है। अगर हम बात करें टोटल हमारा, ये तो हो गया हमारा कोस्टल प्लेन 5,116 किलोमीटर। अगर हम बात करें टोटल हमारा सी बाउंड्री की अगर हम टोटल बात करें 14,500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली।
ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेटली मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि सी बाउंड्री पे कुछ कंट्रीज अपना हक जताती है, कुछ कंट्री हमारा हक जताती है। जैसे हमारा श्रीलंका, श्रीलंका कुछ इसी बाउंड्रीज को कहते हैं कि हमारे अंडर रहता है, और इंडिया गवर्नमेंट कहते हैं वो हमारे अंडर रहता है। ऐसे ये डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज है, तो इस करके ये अप्रोक्सीमेटली फिगर है, ये चेंजेस होता रहता है। गॉट माई पॉइंट बेटा? यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, गॉट माई पॉइंट बेटा? यस, वी हैव अ 3 मेजर inland waterways. The first and the most important inland waterway is in Ganga River, which connect Allahabad in Uttar Pradesh to Haldia in West Bengal, which is approximately 1620 kilometer, which connect Prayagraj in West Bengal, Prayagraj in Uttar Pradesh and Haldia in the West Bengal. Haldia is a पोर्ट सिटी, हल्दिया एक पोर्ट सिटी है जहां पर एक फेमस पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, जहां से हम जापान, चाइना या साउथ ईस्टर्न एशियन जितने भी कंट्रीज हैं उनको कनेक्ट करते हैं। मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू द सेकंड नेशनल वाटरवे number 2, which is nearby 891 kilometer, which connects Sadia of Arunachal Pradesh to Dhubri in Assam. Dhubrigarh in Assam को कनेक्ट करता है वो सदिया से, in which by ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन से रिवर के थ्रू? ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू। मूविंग अहेड, इफ वी टॉक अबाउट द नेशनल वाटरवे नंबर 3, द ओल्डेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया, द नेशनल वाटरवे नंबर 3 विच कनेक्ट कोटकपुरम टू कोल्लम। कोल्लम को बेटा आप कोचिन भी कह सकते हो या फिर कोच्चि, COCHIN, दोनों ही नाम है, विच इज फेमस एज एन क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम इसको मैप में एलोकेट करेंगे, अगर हम मैप में इस चीजों को एलोकेट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, इजी हो जाएगा। जस्ट ड्रॉ अ मैप इन योर कॉपी एंड यू विल फाइंड आउट। ओके, जस्ट वेट अ मिनट बेटा। यस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द नेशनल वाटरवे नंबर 1 which connect from Prayagraj to Haldia. This is national waterway number 1, and the second one is from Sadia to Dhubrigarh. Sadia to Dhubrigarh, which is nearby 891 kilometer, connect Sadia in Arunachal Pradesh and Dhubrigarh in Assam. Moving ahead, if we talk about Kotkapuram in Kerala to the Kollam in Kerala, which is nearby 205 kilometer, and this one is the oldest waterway of India. Okay, just take a screenshot of this map and you can learn things very easily. Okay बेटा, moving ahead, हम आगे चलते हैं। yes please. Okay, just wait for a minute बेटा। Okay, moving ahead, if we talk about the ports of India, अगर हम इंडिया के पोर्ट्स की बात करें, we have classified Indian ports into 2 category। हमने इंडियन पोर्ट्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट एंड द ईस्टर्न पोर्ट को। ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट, द फर्स्ट पोर्ट which lies in eastern part of India, the first port which lies in the western part of India is कांडला पोर्ट। इस पोर्ट को बनाने का मेन मकसद ये था, when India was partition from Pakistan, इंडिया का पार्टीशन हुआ in 1947, बहुत ही फेमस पोर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी कराची, आप कराची का नाम सुनते होंगे, तो कराची का जो पोर्ट है वो इंडिया से अलग हो गया, पाकिस्तान के हाथ में चला गया। तो हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, सी रूट को कनेक्ट करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट पोर्ट का लॉस हुआ जो कराची पाकिस्तान में चलेगा, उसके चैलेंज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं काउंटर करने के लिए हमने इंडिया में पोर्ट बनाया कांडला। अब कांडला को पोर्ट को हम हार्बर भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय हार्बर? हार्बर और पोर्ट में क्या डिफरेंसेस है? इफ यू टॉक अबाउट पोर्ट, पोर्ट में सिर्फ शिप आते हैं जहां पर सामान को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। जबकि हार्बर की बात करें तो हार्बर में शिप्स का रिपेयर भी होता है, कोई शिप आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर रुकती है, उसमें रिपेयरिंग वगैरह किया तो उसको हार्बर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही टर्म से अपने घबराना नहीं है, दोनों ही क्या कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, गॉट माय पॉइंट बेटा? कांडला। द सेकंड वन इज मुंबई, द बिजिएस्ट एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा ये कहते हैं हैंडल होता है। द थर्ड वन इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मुंबई पोर्ट के जो वर्कलोड को कम करने के लिए उसके साथ में ही कहते हैं एक और पोर्ट बनाया गया जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। द थर्ड वन इज इन द स्टेट ऑफ गोवा, मार्गोमा।
न्यू मार्गोमा, इसका फुल नेम है न्यू मार्गोमा पोर्ट विच इज अ नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर का मतलब ये नेचुरली, इसका सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो नेचुरली तरीके से उसमें हमें कंस्ट्रक्शन वर्क कम करना पड़ा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज न्यू मैंगलोर, इसको हम न्यू मैंगलोर कहते हैं। मैंगलोर इज इन द ब्यूटीफुल सिटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, यहां से हम क्या कहते हैं जो मैंगलोर पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट के थ्रू विजयनगर का जितना भी स्टील है वो हमारे गल्फ कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहां से स्टील, इसके अलावा रेल कोच, जो रेल के जो पहिए हैं, व्हील्स हैं, वो यहां से मैंगलोर पोर्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। द नेक्स्ट वन इज कोचिन नेचुरल हार्बर, अगेन नेचुरल हार्बर एंड वन ऑफ द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द सिटी ऑफ स्टेट ऑफ केरला। मूविंग अहेड द कोलकाता, अगर हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, सबसे ऊपर हमारा आता है हाल्दिया एंड कोलकाता। दे आर टू पोर्ट्स। कोलकाता पोर्ट का नाम है डायमंड हार्बर और हाल्दिया पोर्ट का नाम है हाल्दिया पोर्ट एंड विच इज इन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। मूविंग अहेड पारादीप, ओडिशा का सबसे फेमस पोर्ट है पारादीप। हमारे छोटा नागपुर प्लेटो से जितना भी रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज निकलता है, वो पारादीप और कोलकाता हाल्दिया पोर्ट के थ्रू हम कहते हैं बाकी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द वन ऑफ द फेमस एंड द ओल्डेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम, वाइजाई, WIZAY, वाइजाई पोर्ट भी कहते हैं इसको हम, ये इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। Next, Chennai Harbour, oldest and artificial harbour, one of the oldest and artificial harbour in the city of Chennai and maintained by the Chennai Port Trust, Madras Ports Trust, and in located in the state of Tamil Nadu. And the second, इसका workload को कम करने के लिए nearby 20 kilometer away from the Chennai Port Trust, Ennore Port, ENNOR, Ennore Port has been constructed. It is the most modern and the private. ये जो है, ये जो पोर्ट है, इसका पूरा अंडर जो भी स्टेक होल्डर है वो प्राइवेट कंपनीज के पास है। मूविंग हेड टूटिकोरिन, साउथ ईस्ट में सबसे साउथ ईस्टर्न पोर्ट है टूटिकोरिन पोर्ट, विच इज ए आर्टिफिशियल पोर्ट। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसका मेन पर्पज है जितना भी साउथ इंडियन का जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, कोलंबो, जितने भी हमारे साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, वहां पर जो गुड्स एंड सर्विस को वहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गॉट माय पॉइंट बेटा? ओके, नाउ वी विल एलोकेट दिस इन अ मैप, हम इनको मैप में एलोकेट करेंगे। मूविंग अहेड फॉर अ ब्लैक बोर्ड, बेटा जस्ट ड्रॉ अ मैप एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, वेरी गुड। यस, इफ यू ड्रॉ अ मैप, अगर आप मैप बनाते हो, आपको ये मैप में इन सिटीज को, इन पोर्ट्स को एलोकेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ अ मैप, आप एक मैप बना लो बेटा। वेरी गुड, यस, मेरे साथ साथ आप एक सुंदर सा मैप बनाओगे बेटा अपने कॉपी में। यस, वेरी गुड। यस, अब हम इन पोर्ट को एलोकेट करते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहां से। आपके वेस्टर्न कोस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, यस, कांडला पोर्ट, KANDLA, विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मूविंग अहेड, अगर हम बात करेंगे, महाराष्ट्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहां पर जिसका नाम है मुंबई पोर्ट, MUMBAI, बॉम्बे पोर्ट। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम उससे थोड़े से पास करें, मुंबई पोर्ट के पास एक छोटा सा एक और पोर्ट है जिसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, JLN पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगर हम गोवा स्टेट की बात करें, गोवा स्टेट में हमारे पास एक बहुत फेमस पोर्ट है मार्गोमा, MARGOMA, न्यू मार्गोमा पोर्ट इन गोवा स्टेट। अगर उससे थोड़ी सी और नीचे है, हमारे पास कर्नाटका स्टेट में एक मेजर पोर्ट है मैंगलोर, MANGLORE, मैंगलोर पोर्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। मूविंग अहेड, हम साउथ कोस्ट की बात करें, सबसे साउदर्न पार्ट में हमारे पास कोचिन, COCHIN और COCHIN, कोचिन पोर्ट इन केरला। दिस आर द मेजर 6 पोर्ट इन द वेस्टर्न कोस्ट। कांडला 1, मुंबई 2nd, जवाहरलाल नेहरू 3rd, न्यू मार्गोमा 4th,
मैंगलोर पोर्ट 5th एंड कोचिन पोर्ट 6th। ओके, मूविंग अहेड टू ईस्टर्न कोस्ट। अब हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चले तो हमारे पास अलग अलग पोर्ट्स हैं। ओके, द फर्स्ट पोर्ट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु, TUTICORIN, ट्यूटिकोरिन। द सेकंड वन इज इन चेन्नई, CHENNAI, and the nearby port Ennore, ENNORE. Moving ahead in Karnataka, Vizag, in Andhra Pradesh, Vizag of Visakhapatnam. Very good, yes. And then in Odisha, a port is famous, Paradip, PARDEEP. And in the state of West Bengal, we have two ports, like first one is Haldia, HALDIA, and the second one is Diamond Harbour, KOLKATA, which is one of the most famous port. Kolkata, Haldia, Paradip, Vizag, Ennore, Chennai, Tuticorin. Very good. And one of the most important port which is far away from the mainland of India is Port Blair. एक और पोर्ट है जो बहुत ही फेमस है, लेकिन वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से काफी दूर है। आपके अंडमान निकोबार में एक छोटा सा पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। आपके अंडमान निकोबार में जितने भी रिसोर्स है, चाहे वो आपका फूड रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चर रिसोर्स हो गया, मशीनरी रिसोर्स हो गया, वट एवर द रिसोर्सेज विच वाज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द मेन लैंड ऑफ इंडिया टू द port island state Andaman Nicobar. Got my point, beta? Yes. Moving ahead, just take a screenshot of this. You will get easy to learn the things. Yes. Okay. Moving ahead. Now we will study about airlines. अभी तक हमने पढ़ा waterways के लिए. We will now moving to airlines. Why do we need a airline connectivity in India? इंडिया में एयरलाइन कनेक्टिविटी की क्यों जरूरत पड़ती है? अब मुझे पहले ये बताओ, व्हाई डू वी नीड अ एयरलाइन कनेक्टिविटी? यस, 5 4 3 2 1। यस, एयरलाइन कनेक्टिविटी की जरूरत इसलिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सबसे मोस्ट एडवांस और सबसे मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्विकली किसी भी चीज को क्विकली एक्सेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैसेंजर को यहां से एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने के लिए सबसे क्विकेस्ट फॉर्म और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन। फर्दर, एयर ट्रांसपोर्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड द इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयरलाइंस में आप देखोगे यहां पर आपके पास पिक्चर बनी हुई है, देखोगे एयर एशिया, स्पाइस जेट एंड इंडिगो, 3 एयरलाइंस खड़ी है जो डोमेस्टिकली अपना फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है। इनको कुछ इन प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट एरा, इनको कुछ सेक्टर्स फॉरेन्स के भी मिले में, हालांकि ये नियर बाय जितने भी हमारे इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पर ये अपना ऑपरेट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको मेजर डोमेस्टिक कैरियर कहते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, आपके पास बहुत ही सुंदर बोइंग 777 खड़ा है, आपका एयर इंडिया का बोइंग 777, विच कनेक्ट इंडिया फ्रॉम द फार अवे कंट्रीज। वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है वहां पर हर कंट्री से कनेक्ट करते हैं, तो एयर इंडिया को हम इंटरनेशनल एयरलाइंस के रूप में देखते होते हैं। तो international airlines are those airlines which connect India from the other countries, and domestic airlines which give service in a country, internal part of the country. Got my point, beta? Yes. Okay, moving ahead. Okay, what are the various factors which influence the airline industry in India? कौन कौन सी चीजें हैं जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज को आज के तारीख पे बूस्ट करती है, बूस्टअप देती है? द फर्स्ट थिंग, एयरवे इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम एयरवेज की बात करें, ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट ड्रॉबैक्स की बात करें, जहां पर ये ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वहीं पर ये कॉस्टली भी बहुत ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट, बहुत ही सिर्फ रिच पीपल या ऑर्डिनरी पीपल्स के ये पहुंच से काफी दूर है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट सेम एज इन दे आर वेरी कॉस्टली। अगर हम इंडिया की बात करें, इन 1953 में जब फर्स्ट हमारी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई 1952 में, तब नेशनलाइज जितने भी हमारे एयर ट्रांसपोर्ट थे उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, और जितने भी प्राइवेट, उससे पहले प्राइवेट कंपनी टाटा एयरलाइंस कंपनी, एक ही कंपनी इंडिया में होती थी टाटा एयरलाइंस, उसको कहते मर्ज कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और उसको कहते एयर इंडिया का नाम भी दिया गया। अब इंडिया के पास प्रोवाइडिंग इन इंडिया में अगर हम देखें तो एक ही कंपनी है जो इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करती है, एयर इंडिया, जो पूरे इंडिया में कहते हैं
पूरे वर्ल्ड में अपना इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, एक सर्विस है पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की जितने भी स्टेट्स हैं जहां पर रोडवेज की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जहां पर रेलवे नहीं पहुंच सकती, जहां पर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा हैवी टास्क बनता है, एक बहुत ही डेंजरस टास्क बनता है गवर्नमेंट का, वहां पर हेलीपैड के द्वारा हम देखते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस के द्वारा पैसेंजर को या गुड्स एंड सर्विस को पहुंचाया जा रहा है, और ये काम पूरा करती है आपका पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज। ये आप देखोगे हिडन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर ही एक और एयरपोर्ट है हिडन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर हेलीपैड इनका अलग से एक लॉजिस्टिक एरिया बना हुआ है जहां से ये अपना सामान जो अपना हैंडल जो भी ट्रांसपोर्ट है वो पूरा करते हैं। इसके अलावा इंडिया में और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो हेलीकॉप्टर सर्विस, चार्टर फ्लाइट वगैरह दे रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अलग दूसरी बात की, इंडियन एयरलाइंस जो है अब इंडिया में नहीं है। 2004 में इसको एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, ये डोमेस्टिक कैरियर था, बट इन 2004 इसको एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया था। अब इन्होंने जो इंडियन एयरलाइंस है ये ऑपरेट करता था नेबर कंट्रीज के साथ या साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ एंड मिडिल ईस्ट के साथ, जिसको अब मर्ज कर दिया गया। अब इसकी जगह ले ली है एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो इंडिया के जितने भी नेबर कंट्रीज है लाइक सिंगापुर, मलेशिया या मिडिल ईस्ट की बात करें हम, ओमन, मस्कट, गल्फ कंट्री जितने भी, सऊदी अरब, कतर, इन कंट्री के साथ ये हमारे कनेक्ट करती होती है। गॉट माई पॉइंट बेटा? मूविंग अहेड, अब आगे चलते हैं हम। यस, ये देखेंगे हम इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अगर इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें बेटा, आपके मैप में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा रेज होता है, कोई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एलोकेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के वैसे बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन हमें फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे अगर ऊपर की बात करें, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर एयरपोर्ट है ये 2021 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। 2024 से पहले इसमें कोई भी ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑपरेट करता था। अब लेकिन 2021 में उड़ान स्कीम, सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा उड़ान स्कीम के थ्रू चलते श्रीनगर को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कनेक्ट किया गया था। द सेकंड इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट इन द नॉर्थर्न स्टेट्स, अमृतसर का महाराजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। And the third one is the most important and the busiest airport in India, Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Moving ahead, if we go to the Jaipur Sanganer International Airport, Lucknow International Airport, Varanasi International Airport, Kolkata लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे, नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। मूविंग अहेड, कोलकाता वेस्ट बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द थर्ड मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। नागपुर डॉक्टर BR अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। चेन्नई अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर एंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। ट्रिवांड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। ओके, मूविंग एड, अगर हम टॉपिक्स की बात करें, आपके सिलेबस में जो हमको मेन जो टॉपिक जो मेन एयरपोर्ट्स के बारे में करना है वो आपको करना है अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर एंड द गुवाहाटी एंड कोलकाता। ये दी 7 एयरपोर्ट्स बेटा, ये जो 7 एयरपोर्ट्स है अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर एंड गुवाहाटी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट विच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस। आपको पेपर में बोर्ड के एग्जामिनेशन में से इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लोकेट करना पड़ेगा इनमें से कोई एक एयरपोर्ट। ओके, मूविंग अहेड, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा कम्युनिकेशन। व्हाई डू वी नीड अ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों जरूरत है? जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जब भी हम किसी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सबसे मेन चीज को करते हैं कम्युनिकेशन। जब तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, आज आप और हम कनेक्टेड हैं बच्चों, किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू। हमारे पास मास मीडिया कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, इंटरनेट, सोशल मीडिया
मेलिंग, टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे कम्युनिकेशन के सोर्स है जिसके थ्रू हम दूर बैठे, फार अवे, आप मुझसे काफी दूर बैठे फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशंस की बात करें, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशंस की मीन्स की बात करें वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास आता है इंडियन पोस्टल नेटवर्क। इंडियन पोस्टल नेटवर्क की बात करें तो आप देखोगे इंडिया में नियर बाय 1.5 lakh पोस्ट ऑफिस है, 1.5 lakh पोस्ट ऑफिस, विच मेक्स इंडियन पोस्टल सिस्टम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम। आप देखोगे पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा पोस्टल सिस्टम। अगर बाई चांस इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टल डिपार्टमेंट को बैंकिंग डिपार्टमेंट में अगर चेंज कर दिया तो इंडिया विल बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क। हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क भी बन सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज में प्रोसेसिंग कर रही है, काम कर रही है कि पोस्टल डिपार्टमेंट को बैंकिंग डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने के लिए। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, पोस्ट कार्ड, लेटर्स, टेलीग्राम। टेलीग्राम अब बंद हो चुका है। टेलीग्राम, लास्ट टेलीग्राम 2014 से पहले लास्ट टेलीग्राम भेजा गया था। 2014 में टेलीग्राम सिस्टम बंद हो गया है क्योंकि टेलीग्राम कॉस्टली, बहुत महंगा, कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। ठीक है ना। टेलीफोन्स एंड इंटरनेट, अगर हम पोस्ट कार्ड और लेटर की जगह कहेंगे तो पोस्ट कार्ड और लेटर की जगह ले लिया है व्हाट्सएप ने। कोई भी मैसेज हो गया आज के तारीख में हम फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हो गया, टेक्स्ट मैसेज हम यूज करते हैं इन जगह, लेटर यहाँ पर ओल्ड ट्रेडिशन इज ओल्ड इज गोल्ड। लेटर का आज भी अपना ही एक अलग ही सिस्टम है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू हम लेटर वगैरह, मेल्स वगैरह, कोई भी कुरियर वगैरह डिलीवर करते हैं। मूविंग नेक्स्ट, द मेल, जो हम लेटर भेजते हैं वो हमारे पास 3 कैटेगरी में होता है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज फर्स्ट क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में क्या होता है, जो भी हमारा लेटर, कुरियर, व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच वी वांट टू सेंड बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट्स और बिटवीन द टू डिफरेंट प्लेसेस, वी सेंड दैट बाय एयर। हम एयर के थ्रू क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख लो, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक कार्गो शिप, कार्गो प्लेन है जो कहते हैं इंडिया के पोस्ट जितने भी लेटर्स हैं उसको जल्द से जल्द वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करता है। मूविंग हैंड, सेकंड क्लास मेल। सेकंड क्लास मेल की बात करेंगे, इसमें क्या है, सरफेस, जो भी हमारा जो मेल्स होते हैं उसको सरफेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें इंडियन रेलवे एंड रोडवेज डिपार्टमेंट हेल्प करती है पोस्टल डिपार्टमेंट का, ताकि वो मेल्स को, लेटर्स को, कुरियर्स को, डाक्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर सके। अगर मूविंग अहेड, अगर हम आगे बात करें मास कम्युनिकेशन, आज का जो वर्ल्ड है ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस दौर में कम्युनिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज है वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग हैंडबुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप मास कम्युनिकेशन की बात करोगे, एक वास्ट एरिया फैलता है मास कम्युनिकेशन का। आज के तारीख में आप टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मैगजीन, न्यूज़पेपर, फिल्म इंडस्ट्री, न्यूज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन मास कम्युनिकेशन, जिसमें बड़े क्विक एक्सेस लिए हम एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट भी करते हैं, हर हम कम्युनिकेट करते हैं, हमें पर्टिकुलर प्लेस की घर बैठे न्यूज मिल जाती है। आज का जो मास कम्युनिकेशन का, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कहूंगा कि सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का सोर्स आपका मोबाइल फोन है। मुट्ठी में आपकी पूरी दुनिया, आप मोबाइल से पूरे वर्ल्ड को एक्सेस करते हो, कहीं पर भी आप कनेक्ट कर लेते हो। तो इसीलिए मैं मास कम्युनिकेशन के रूप में इंटरनेट को या मोबाइल फोन्स को एक सबसे बड़ा सोर्स के रूप में मैं कहूंगा। ओके बेटा, मूविंग अहेड, अगर हम आगे चले, यस, ट्रेड एंड टूरिज्म। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रेड एंड टूरिज्म। What is trade and what is tourism? First of all, we will study about the trade. हम सबसे पहले ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। Why do we need a trade in India or trade? हमें ट्रेड की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने यहाँ पर 3 फोटो इमेजेस देखी। ट्रेड, कम्युनिकेशन भी है, ट्रेड भी है। एक कंटेनर शिप, एक कार्गो में बहुत सारा सामान वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ट्रेड का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हाउ मच गुड्स वी आर एक्सपोर्टिंग एंड हाउ मच गुड्स वी आर गेटिंग, सो दीज आर कॉल्ड एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज सच एज पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज। एक्सचेंज ऑफ गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान दो पार्टीज के बीच में। पार्टीज दो स्टेट्स भी हो सकती है, दो कंट्रीज भी हो सकती है, या दो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं, ए पर्सन और बी पर्सन। इन दोनों के बीच में जो गुड्स का आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो क्या कहेगा, ट्रेड कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग है,
ट्रेड में हम तीन प्रकार का चीज पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड एंड अनफेवरेबल ऑफ ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम तब कहेंगे जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो। मैंने अगर बी पर्सन को, मैं ए पर्सन हूं, अगर मैं बी पर्सन को 10% सामान बेच रहा हूं और 10% सामान वहां से ले रहा हूं, तो वो होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब कि किसी का नुकसान है, किसी का, जितना सामान मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उतना ही सामान मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जब हम दो चीजों के बीच में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। फेवरेबल ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड में क्या होगा, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे, व्हेन वी एक्सपोर्ट मोर एंड इंपोर्ट लेस, जब हमारा सामान विदेशों में ज्यादा जाएगा, मींस विदेशों में जाएगा तो फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा आएगी, और इंपोर्ट हम करेंगे कम, वो होगा फेवरेबल। किसी भी कंट्रीज के लिए वो फेवरेबल ट्रेड होगा। ठीक है, गॉट माय पॉइंट बेटा। फेवरेबल ट्रेड का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा यूएसए। यूएसए के पास सबसे अच्छा फेवरेबल ट्रेड है। वो विदेश से सामान, फॉरेन कंट्री से सामान इंपोर्ट बहुत कम करता है और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में करता है। लगभग यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जितना भी गुड्स है वो लगभग यूएसए मेड ही जाता है। इसके अलावा चाइना की बात करेंगे, चाइना भी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट के रूप में इमर्ज हो रहा है। वो भी अपने सामान को पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है, बट इंपोर्ट की बात करें वो इंपोर्ट बहुत ही कम कर रहा है। ओके, मूविंग अहेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या, जहां पर सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट जीरो है। इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट जीरो है। सामान बाहर बिल्कुल नहीं, जरा सारा कुछ हम कहते मंगवा रहे हैं। मतलब इसमें क्या, जब हम विदेशों से सामान मंगवाएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, हमारा मनी, जो हमारे देशी करेंसी है, हमारे देश की जो कैपिटल है, वो विदेश में जाएगी। तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये अनफेवरेबल और ट्रेड है। अनफेवरेबल ट्रेड है जिसमें देश का नुकसान ज्यादा है, जब देश कर्जदार बन जाता है ऐसी सिचुएशन में। गॉट माय पॉइंट बेटा? ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक सो इट विल बी मोर इजी टू लर्न। ओके, वेरी गुड, यस। 5 4 3 2 1। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। यस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हम कमोडिटी की बात करें, इंडिया में कौन कौन सी कमोडिटी है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो सामान हम विदेशों में बेचते हैं? ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, वर्ल्ड में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इंडिया है। तो हम यहां से ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विदेशों में बेचते हैं। सेकेंड, ओर्स एंड मिनरल्स, आयरन, कोल, हम इंडिया से गल्फ कंट्रीज में, जापान में, इन सारे छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज में जो कलते सामान है, जो ओर्स है, कच्चा लोहा है, जो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेल्स, नग, जो आपकी अंगूठी में जेम्स लगता है जिसको हम नग कहते हैं। जेम्स और ज्वेल्स मतलब कि गोल्ड के बने हुए आइटम्स, जैसे ज्वेलरी आइटम है, वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। केमिकल प्रोडक्ट में आपका पेंट, फर्टिलाइजर हमारा लार्जेस्ट है। हम फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा मात्रा में, यूरिया, पोटाश को हम विदेशों में बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो हमारा व्हीकल हो गया व्हीकल और ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में हमारा सामान जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स में। मूविंग अहेड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब यहां पर है हमारा जो फिनिशिंग पेट्रोल है, जो जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब है नेपाल, भूटान, ये कंट्रीज जो हमारे नेबर कंट्रीज, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत से, वहां पर अपने पेट्रोलियम रिफाइनरी वहां पर इस्टेब्लिश करना उस कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इंडिया वहां से फिनिशिंग प्रोडक्ट बेचती है, वहां पर सेल करती है। ओके, मूविंग अहेड, द मेजर इंपोर्ट इन इंडिया। कौन सी कमोडिटी है जो हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, जो इंडिया में? तो आपको पता है इंडिया में पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा दिक्कत है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंट्री से बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जितना भी पेट्रोलियम है, 41% ऑफ जो पेट्रोलियम है वो हमारा गल्फ कंट्री से है। सऊदी अरब, ओमन, मस्कट, कतर ईरान, इन कंट्री से हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आता है एज इन क्रूड ऑयल। ओके, मूविंग नेक्स्ट, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, मोतियां, आपके जो मोती और अलग अलग प्रीशियस स्टोन्स हैं वो भी हम विदेशों से मंगवाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल जो हमारे फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, कुछ फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक है, वो हम कहां से मंगवाते हैं? वो फॉरेन से हमारे पास इंडिया में आता है। कोल, कोक एंड एक्यूबेटिक्स एंड मशीनरी प्रोडक्ट्स, ये अलग अलग मशीनरी प्रोडक्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, या आपके हो गए मोटर व्हीकल्स वगैरह हो गया, ये हम फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं। गॉट माय पॉइंट बेटा? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। ओके, यस। मूविंग अहेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड।
वाई टूरिज्म, घूमना किसको पसंद नहीं, हर कोई बच्चा चाहता है कि हम भी फॉरेन कंट्रीज में जाए, हम भी घूमे वहां पर। तो आज के तारीख में इन टुडेज एरा टूरिज्म इमर्ज एज एन ट्रेड। आज के तारीख में सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो क्या है, टूरिज्म है। लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सीइंग द कंट्री, टू गेट अट्रैक्ट विद द प्लेस, टू गेट एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन दिस दैट प्लेस। हम अच्छे लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पर जाके बस जाते हैं, वहां पर हमें अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन, होली प्लेसेस, अलग अलग जगह पर हम ट्रेवल करते हैं। तो टूरिज्म आज के तारीख में एक बहुत बड़ा ट्रेड के रूप में हो रहा है। आप एक इंडिया का मैप देखोगे, हमारा जो स्लोगन है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, अतुल्य भारत, हमारा एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक लोगो निकाला गया जिसका मेन मोटो है कि वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली हम अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रमोट करें। राजस्थान स्टेट का आप देखोगे, आपके पास लोगो है, जाने क्या दिख जाए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल देखिए, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म, पंजाब टूरिज्म, तमिलनाडु टूरिज्म एंड केरला टूरिज्म। इस टूरिज्म डिपार्टमेंट, हर स्टेट का, हर कंट्री का अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है ग्लोबली वो टूरिज्म को प्रमोट करे, डिपार्टमेंट को प्रमोट करें। अगर हम इंडिया में बात करें, टूरिज्म की बात करें, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के रूप में टूरिज्म डिपार्टमेंट इमर्ज हो रहा है। Foreign tourists arrive in the country witnessed the increasing number of 23.5% during the year 2004 as against the 2003, thus contributing 21,828 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप देखोगे एक बहुत बड़ा अमाउंट, 21,828 करोड़ का जो बिजनेस है वो हमारा सिर्फ टूरिज्म के थ्रू होता है। जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में जो पीपल ट्रैवल करके आते हैं, यहाँ की भव्यता, यहाँ के कल्चर, यहाँ के हेरिटेज को देखने के लिए, उसके थ्रू। अगर हम बात करें, यहाँ पर डाटा हमारे पास 2004 का है। 2004 को देखें, अगर 2003 के एज पर 2004 में 23% ऑफ द फॉरेन टूरिज्म हैज बीन इंक्रीज। अगर हम टूरिज्म की बात करें, बेसिकली इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिज्म वो आते हैं आपका राजस्थान स्टेट में, देन आफ्टर तमिलनाडु। अगर प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, 90% फॉरेन ट्रेडर्स जो टूरिस्ट हैं वो ताजमहल देखने इंडिया में आते हैं, और उत्तर प्रदेश का जो आगरा सिटी है वहां पर सबसे ज्यादा जो है फॉरेन टूरिज्म से इनकम होता है। ओवर 2.6 बिलियन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर। लगभग हर साल ऑन एन एवरेज 2.6 बिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन इंडिया। हर साल 2.6 बिलियन ट्रैवलर्स जो है, फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। आज के तारीख में 15 लाख से ज्यादा लोग जो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। सपोज कोई टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है तो वो जो अपने कंट्री का करेंसी, पैसा जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, वो आगे घूमेगा, यहाँ की जो कल्चर हेरिटेज के बारे में वो डिस्कवर करेगा। तो इस प्रकार से जो पर्टिकुलर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोकल पीपल्स है, क्राफ्टमैन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो यहाँ के पर्टिकुलरली पॉपुलरली जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो इमर्ज होती है, वो ग्लोबली एक्सप्लोर होती है, जिसके थ्रू एक बहुत बड़ा जो बिजनेस है, बिजनेस का आइडिया जनरेट होता है। मूविंग अहेड, टूरिज्म आल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी। अगर हम बात करें, टूरिज्म से नेशनल इंटीग्रिटी प्रोड्यूस होता है, प्रमोट करता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड द कल्चरल परस्यूट। अगर आप देखोगे कि टूरिज्म के द्वारा जो हमारे लोकल जो पीपल है, फोक कल्चर हो गया, हमारा जो हर स्टेट का अपना एक कल्चर है, वो कल्चर बड़े वर्ल्ड ग्लोबली एक्सप्लोर होता है, लोग उसको ग्लोबली इलेबोरेट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, सोर्स ऑफ इनकम भी बनता है जिससे। ओके, मूविंग अहेड, इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। ऑफ कोर्स ही बात है कि जो टूरिज्म है, टूरिज्म के थ्रू हम इंटरनेशनल हेरिटेज को समझते हैं, हम डिफरेंट कल्चर को एक दूसरे से मर्ज करते हैं। इंडियन कल्चर फॉरेन में जाके क्या होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हमारे हेरिटेज है, हेरिटेज साइट्स है, हेरिटेज नेचुरल बायोस्फीयर्स है, इन सबको ग्लोबली प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होते हैं ये, और इसके थ्रू जो है एक सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए जनरेट होता है। गॉट माय पॉइंट बेटा? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, yes, okay, that's all in this chapter. If you have any doubt, just comment on the comment sections. For more videos, do like and subscribe to our channel Parmar Academy. God bless you. Take care.